हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के इस एनवायरनमेंट की सीरीज़ के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्न वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 28, जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस। ये उसका पार्ट 1 है। 4-5 पार्ट में से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम करेंगे वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन का पहला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। गौर समझिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब UNEP की बात करते हैं हम, तो ये लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जो सेट करती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को, प्रमोट करती है कोऑपरेशन को, ताकि प्रॉपर जो इन्वायरमेंटल डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो बढ़िया तरीके से जाए विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, एंड एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट के तौर पे काम करती है फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए। अब UN इन्वायरमेंट असेंबली क्या है दोस्तों? ये असेंबली ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट असेंबली ये बाइनियल मिलती है नैरोबी केन्या के अंदर, सेट करने के लिए प्रायोरिटीज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ की, इसके अलावा डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज को। अपने रेजोल्यूशंस के माध्यम से एंड कॉल टू एक्शंस के माध्यम से असेंबली लीडरशिप प्रोवाइड करती है और इंटर गवर्नमेंटल एक्शन को और बढ़ाती है एनवायरनमेंट को लेके। साथियों, डिसीजन मेकिंग के अंदर सबका पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है और असेंबली एक अपॉर्चुनिटी देती है सारे लोगों को कि वो मदद करें सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने में, जिससे हम इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री क्या थी इस ये जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का, ये जो थी इसका कैसे कहाँ से शुरू हुई समझाती हूँ आपको। साथियों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली इसको बनाया गया जून 2012 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था जो Rio+20 का एज अ मेजर, ताकि हम मजबूत बनाएं और अपग्रेड करें UN इन्वायरमेंट को। इस असेंबली को जब बनाया गया, स्थापित करा गया, तो ये कहीं भाई इंटरनेशनल एफर्ट्स जो सालों साल से चल रहे थे उसे बढ़ा के UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में हुए थे। इसके बारे में बातचीत हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में। तो उन सारे एफर्ट्स का एक तरीके से रिजल्ट है। एम ये था कि हम बढ़िया इन्वायरमेंटल गवर्नेंस करें। अब पहला और दूसरा सेशन जो इस असेंबली का हुआ, उसने टैकल करा, अडॉप्ट करा रेजोल्यूशंस को, मेजर इश्यूज़ जो इलीगल ट्रेड के हैं वाइल्ड लाइफ में, एयर क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल रूल ऑफ लॉ है, फाइनेंस करना है ग्रीन इकोनॉमी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन सब बारे में हुआ। और इन्वायरमेंटल डायमेंशन 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी डिलीवर करना है हमको, इस बारे में हुआ। इसने सक्सेस भी पाई विद द अडॉप्शन इन 2014 ऑफ अ मिनिस्ट्रियल आउटकम डॉक्यूमेंट, जो कहता था कि हमें अचीवमेंट पानी है एक एम्बिशियस, यूनिवर्सल, इम्प्लीमेंटेबल और रियलाइजेबल पोस्ट 2015 के डेवलपमेंट एजेंडा के बाद में, जिसमें सारे ही डायमेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थे, जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव सोशल और डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे साथ में लेके चलेंगे प्रकृति के साथ भी। तीसरी जो इन्वायरमेंट असेंबली हुई वो हुई 2017 की असेंबली, जो कि थीम था जिसका टुवर्ड्स अ पोल्यूशन फ्री प्लैनेट। असेंबली ने 5 थीम्स को एड्रेस करा, जिसमें वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड मैनेजमेंट, केमिकल और वेस्ट का जो है इंक्लूडेड था। इसने मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट करा और अडॉप्ट करा कुछ 11 रेजोल्यूशंस को, 3 डिसीजंस को, जो सब कहते थे कि
बहुत तेज़ी में आइए, मजबूत बनाइए अपनी पार्टनरशिप और हमें लड़ना है मरीन प्लास्टिक जो कूड़ा फैलता है इससे, माइक्रो प्लास्टिक से, एलिमिनेट करना है एक्सपोजर टू लेड पेंट से और प्रमोट करना है इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ यूज्ड लेड एसिड बैटरी का, इन्वायरमेंट और हेल्थ का इम्प्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी को पूरे विश्व भर के अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इनटू की सेक्टर्स, एड्रेस करना वाटर पोल्यूशन को जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें, रिस्टोर कर सकें वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम को, मैनेज कर सकें सॉइल पोल्यूशन को ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाएँ, पोल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल हो उन एरियाज़ में जहाँ टेररिस्ट ऑपरेशन से जो एरिया अफेक्ट होते हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होते हैं। उसके बाद 4th जो सेशन हुआ इस असेंबली का, ये हुआ था नायरोबी में, मार्च 2019 की बात है। उसमें इंडिया ने रेजोल्यूशन सामने लाए थे और 2 इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट इश्यूज़ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से रिलेटेड था और सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट से रिलेटेड था, वो अडेप्ट करा गया था सबकी सहमति के साथ में। थीम उसका उस वक्त था इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का। फिर देखिए सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी मैंने जो आपको बताया उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दोस्तों जो रेजोल्यूशन लाया था 2019 में, उसने कई सारे पोल्यूशन के खतरों को सामने रखा, रिजल्टिंग फ्रॉम जो ह्यूमन रिलेक्टिव नाइट्रोजन होती है उससे भी, जिसका इफेक्ट होता है टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर पे, मरीन इन्वायरमेंट पे, और ये एयर पोल्यूशन का भी एक हिस्सा बनती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का भी, और बहुत सारे तरीके बताए जिससे हम इस नाइट्रोजन को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ग्लोबल नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी कम है, इसकी वजह से पोल्यूशन जो है बढ़ता है रिएक्टिव नाइट्रोजन से, जिससे ह्यूमन की हेल्थ को खतरा है, इकोसिस्टम सर्विसेज को खतरा है, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीट करता है। तो ये रेजोल्यूशन ने सपोर्ट करा कि हम कुछ ऐसे ऑप्शंस लेकर आएंगे जिससे हम ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से मैनेज करें ताकि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पा सकें। नाइट्रोजन के क्या इश्यूज़ हैं ये सब हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अब तो समझ लीजिए किताब ही ख़त्म होने वाली है। अब चैम्पियंस ऑफ द अर्थ क्या है समझिएगा दोस्तों, ये हाईएस्ट यूएन ऑनर होता है इन्वायरमेंट की फील्ड में। अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है कि आउटस्टैंडिंग फिगर्स को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से एज वेल एज सिविल सोसाइटी से जिनके काम की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और इन्वायरमेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। इस अवार्ड को सन 2005 में लॉन्च किया गया था और अवार्ड को 5 कैटेगरी में प्रेजेंट किया जाता है: लाइफ टाइम अचीवमेंट, पॉलिसी लीडरशिप, एक्शन एंड इंस्पिरेशन, एंटरप्रेन्योरियल विजन और साइंस एंड इनोवेशन की फील्ड में। इसके इंसेप्शंस में 13 साल पहले अवार्ड्स को कुछ रिकॉग्नाइज करा था, इनमें 84 लॉयर्स को रिकॉग्नाइज करा गया और मुंबई बेस्ड लॉयर अफरोज़ शाह को चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2016 में मिला था अंडर एक्शन एंड इंस्पिरेशन के कैटेगरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिससे वेरसोवा बीच मुंबई साफ़ करने के लिए। प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें भी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में मिला है फॉर पॉलिसी लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, ये अवार्ड्स यूएनईपी देता है, पब्लिकली रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करता है एक्सीलेंस को इन इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस या टीम जो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम से लड़ती हैं एशिया के अंदर। अवार्ड्स दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग उन लोगों को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या टीम्स को जो बढ़िया काम करती हैं, लीडरशिप करती हैं इन्फोर्समेंट में नेशनल लॉ से, जिससे ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट क्राइम से लड़ा जाता है इन वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एरिया: कोलैबोरेशन, इम्पैक्ट, इनोवेशन, इंटीग्रिटी एंड जेंडर लीडरशिप में। दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने अवार्ड करा वाइल्ड लाइफ क्राइम क्रिमिनल ब्यूरो WCCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विद एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2018 के तहत, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया काम किया था अपना जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसने लड़ने में ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंट क्राइम को इनोवेशन कैटेगरी में। ये जो WCCB है इसने इनोवेटिव इन्फोर्समेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करा दैट हैव ड्रामेटिकली, जिससे बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम्स के इन्फोर्समेंट में इंडिया के अंदर। और इसने
डेवलप किया ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी, जिससे तुरंत रियल टाइम डेटा मिले और हेल्प मिले उन क्राइम्स को समझने में, और तब फटाफट से इसके लिए डिटेक्ट करके जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है अक्रॉस इंडिया उनमें मेजर्स भी तुरंत अडॉप्ट करे जाएं, जिसके माध्यम से ये क्राइम्स प्रिवेंट किए जा सकें। ठीक है, ये सेकेंड टाइम था इन अ रो द अवार्ड्स दिए गए थे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले बात आता है नेचर कंजर्वेशन का। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पे इसमें आता है CBD, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर इसके अंदर रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड आता है। फिर इसके अंदर साइट्स आपको मैंने पढ़ाया था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ फौना एंड फ्लोरा। उसके बाद इसमें ट्रैफिक, दैट इज़ ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। ओके, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क आता है। उसके साथ इसमें जो है वो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ आता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है CAWT, दैट इज़ कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग आता है। इसके बाद इसमें देखा जाए ITTC, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद UNFF, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। उसके साथ यहाँ पे जो है वो आता है IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके बाद लास्ट में GTF, दैट इज़ ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये तो नेचर कंजर्वेशन हो गए जो मेजर एनवायरनमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर। दूसरे नंबर पे जब हम हजार्डियस मटेरियल की बात करते हैं इसमें, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इससे रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे बेसल कन्वेंशन इसमें आता है, और इसमें आता है यहाँ पे रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, लैंड सेटेड में यहाँ पे आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन। मरीन इन्वायरमेंट में हम यहाँ पे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को लेते हैं। एटमॉस्फेयर के लिए जो काम करता है वो वेना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। उसके साथ यहाँ पे आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हम यहाँ पे अगर आपको बताएं UNCED के बारे में, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में साथियों, जिसे हम लोग ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग रियो समिट के नाम से भी जानते हैं UNCED को। ठीक है, ये रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ये रियो दी जेनेरियो में हुई थी, जून 1992 की बात है दोस्तों। इश्यूज जो यहाँ पे एड्रेस करे गए थे उसमें ये था कि सिस्टमैटिक तरीके से स्क्रूटनी करेंगे पैटर्न और प्रोडक्शन की, खासकर जो टॉक्सिक कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे लेड होता है गैसोलीन में, या पॉइजनस वेस्ट जैसे रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एनर्जी के रहेंगे, जिससे हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ रिप्लेस करें, विच आर लिंक टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तीसरा कि न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ताकि व्हीकल से जो एमिशन निकलता है वो कम हो, सिटीज़ में कंजेशन कम हो, और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो पोल्यूटेड एयर और स्मोक से होती हैं वो ना हो। और जो बढ़ती हुई पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, इस पे भी हम इशू डील करेंगे। अब जो अर्थ समिट हुआ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे निकले। एक हुआ अपना रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ हुआ एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये तीन चीज़ें यहाँ निकल के आई। मोरओवर दो इम्पॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी निकले थे। एक तो था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो रियो डिक्लेरेशन जो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट था, ऑफन इसे रियो डिक्लेरेशन कहा, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट था जो 1992 के इस UNCD से निकल के आया था फॉर्मली, जिसको हम लोग अर्थ समिट कहते हैं। तो रियो डिक्लेरेशन के अंदर कुछ 27 प्रिंसिपल्स थे, जिनका इंटेंट था कि हम फ्यूचर में आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरे विश्व भर के अंदर वो हम गाइड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम आइए डिस्कस करें एजेंडा 21 को। दोस्तों, एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशंस का रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ये निकल के आया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वही जो आपका UNCED है, उससे निकल के आया, जो रियो दी जेनेरियो में ब्राज़ील के अंदर हुई थी 1992 में।
ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट था उन एक्शंस का जिन्हें लेना है पूरे विश्व भर के अंदर नेशनली और लोकली बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूएन गवर्नमेंट एंड मेजर ग्रुप्स हर एक एरिया के अंदर जिसमें ह्यूमंस डायरेक्टली इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। 21 जो आप देख रहे हो इसका मतलब होता है एजेंडा 21st सेंचुरी का, 21वीं शताब्दी का। इसके बाद एक आता है लोकल एजेंडा 21। ये क्या होता है? देखिए, जो एजेंडा 21 का इम्प्लीमेंटेशन था वो इंटेंट था कि हम इसमें एक्शन लेकर आए इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल और लोकल लेवल पे। कुछ नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉज लेकर आए और अपने लोकल अथॉरिटीज़ को एडवाइस करा कि आप इस तरह से कदम उठाइए ताकि आप इस प्लान को लोकली इम्प्लीमेंट करिए, जैसा कि चैप्टर 28 कहता है इस डॉक्यूमेंट का। और ऐसे ही प्रोग्राम को कहा गया लोकल एजेंडा 21 या LA21। अब एजेंडा 21 फॉर कल्चर क्या था? दोस्तों, पहली जो वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग हुई थी कल्चर को लेके पोर्तो एलिग्रे ब्राज़ील में सन 2002 में, तो एक आइडिया आया था कि हम ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जो ऐसी गाइडलाइंस रखे फॉर लोकल कल्चरल पॉलिसीज़ के लिए। डॉक्यूमेंट कंपेरेबल था एजेंडा 21 से, जो कि 1992 में हुआ था फॉर द इन्वायरमेंट। एजेंडा 21 फॉर कल्चर ये ऐसा पहला डॉक्यूमेंट था पूरे विश्व में जिसका मिशन था कि हम यहाँ पे एडवोकेट करेंगे ग्राउंड वर्क को ऑफ एन अंडरटेकिंग बाय सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर कल्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर आई बात Rio+5 की। दोस्तों, 1997 में जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल सेशन करा जिससे अप्रेस करा 5 साल का प्रोग्रेस जो एजेंडा 21 में हुआ था। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 का था वो उसको देखा कहाँ, Rio+5 में। दोस्तों, असेंबली ने रिकॉग्नाइज करा प्रोग्रेस एक अनइवन और आइडेंटिफाइड की ट्रेंड के तौर पे, जिसमें इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, वाइडन इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड एक कंटिन्यूड डिटोरिएशन ग्लोबल इन्वायरमेंट में दिखा। फिर आई जोहान्सबर्ग समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन का अग्री करा गया एट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अर्थ समिट 2002 में। इसने अफर्म करा यूएन कमिटमेंट को टू फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। उसके अलावा अचीवमेंट्स ऑफ द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 से पहले थे, उसके बाद ये SDG हो गए ना, और दूसरे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को लेके। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है Rio+20। दोस्तों, ये एक शॉर्ट नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में जून 2012 में हुई थी। 20 सालों के बाद आफ्टर द लैंडमार्क 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था रियो में, उसके 20 साल के बाद, इसलिए Rio+20 कहते हैं। Rio+20 कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के लीडर्स, उसके साथ हज़ारों पार्टिसिपेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, NGOs और दूसरे ग्रुप से एक साथ आए और इन्होंने यहाँ पे शेप करा कि किस तरीके से हम पॉवर्टी कम करेंगे, एडवांस करेंगे सोशल इक्विटी को और इंश्योर करेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। जो ऑफिशियल डिस्कशन था उसमें 2 मेन थीम पे फोकस था कि किस तरीके से हम ग्रीन इकोनॉमी बनाएं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और लोगों को गरीबी से बाहर लाएं। दूसरा ये कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, इस Rio+20 में करीब $513 बिलियन से ज़्यादा की प्लेज करी गई आने वाले सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। एक मेजर स्टेप था उस फ्यूचर को पाने के लिए जो हम चाहते हैं। उसके बाद आती है बात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। दोस्तों, ये एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, रिकॉग्नाइज करा गया पहली बार कि हमें अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, जो कि कॉमन कंसर्न है ह्यूमन काइंड का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। इस एग्रीमेंट के अंदर पूरा इकोसिस्टम, स्पीशी और जेनेटिक रिसोर्सेज सभी कुछ कवर हो रहा था। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज़ इसके कंपोनेंट्स का और फेयर तरीके से इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स की जो जेनेटिक रिसोर्सेज के यूज़ से निकलते हैं, इंक्लूडिंग बाय अप्रोप्रिएट एक्सेस हो जेनेटिक रिसोर्सेज का, अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र हो रेलिवेंट टेक्नोलॉजी का, ध्यान में रख के सारे राइट्स उन सारे रिसोर्सेज के, टेक्नोलॉजीज़ के बाय अप्रोप्रिएट फंडिंग के माध्यम से सब काम करने की बात सोची गई। इस CBD का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ करेंगे उन कंपोनेंट्स का जो बायोडाइवर्सिटी के हैं, बेनिफिट्स को शेयर करेंगे जो कमर्शियल या दूसरे यूटिलाइजेशन से निकल के आते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज के, और इन बेनिफिट्स को हम फेयर और इक्विटेबल तरीके से बांटेंगे।
कन्वेंशन ये कहता था कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी टू दी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दोस्तों, बायो सेफ्टी का मतलब होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को फ्रॉम दी पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट जो कि उन प्रोडक्ट से निकलते हैं जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं। ये कन्वेंशन क्लियरली रिकॉग्नाइज करता था दो एस्पेक्ट को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, पहला तो एक्सेस टू एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा अप्रोप्रिएट प्रोसीजर जिससे सेफ्टी टेक्नोलॉजी की बढ़ेगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव इसका ये रहा कि सीधी सी बात है कि हम इंश्योर कराएं कि एडिक्वेट लेवल प्रोटेक्शन मिले इन द फील्ड ऑफ सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग और यूज़ को लेके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो एडवर्स इफेक्ट देते हैं ऑन द कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। उसके अलावा रिस्क जो भी ह्यूमन हेल्थ को है उसको लेके स्पेसिफिकली फोकस करना ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स पे। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी ये एक एडिशनल एग्रीमेंट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। प्रोटोकॉल ये प्रॉपर प्रोसीजर स्थापित करता था जिससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एलएमओस का एक देश से दूसरे देश में कंट्रोल कर सकें। तीसरा, ये प्रोटोकॉल के अंदर पार्टीज थी इस बात को अवगत कराने के लिए कि एलएमओस जो है वो शिप हो एक देश से दूसरे देश में और प्रॉपर हैंडलिंग, पैकेज और ट्रांसपोर्ट करे जाएँ सेफ तरीके से। उसके अलावा जो शिपमेंट है वो उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन हो प्रॉपर अच्छे से। और दो मेन जो सेट्स थे प्रोसीजर के, एक तो एलएमओस के था, ये था डायरेक्ट इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट का नोन एज एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर एंड अनदर फॉर, दूसरा क्या था एलएमओस इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ फूड एंड फीड और फॉर प्रोसेसिंग। अब एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट क्या था पहले समझ लीजिए, दो चीज़ थी ना, एक तो जो एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट था इसके तहत प्रोसीजर जो एक देश का था इंटेंड करने का टू एक्सपोर्ट एन एमएलओ फॉर इंटरनेशनल रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट मस्ट नोटिफाई इन राइटिंग, आपको लिखित में देना पड़ेगा पार्टी ऑफ इंपोर्ट को बिफोर द फर्स्ट प्रपोज्ड एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, एक्सपोर्ट होने से पहले लिखित में आप दीजिए कि किसको आप क्या दे रहे हो। पार्टी जो इंपोर्ट कर रही है वो प्रॉपर एक्नॉलेज करे रिसीट ऑफ नोटिफिकेशन को 90 दिनों के भीतर एंड इसको कम्युनिकेट करे अपना डिसीजन कि वेदर और नॉट टू इम्पोर्ट द एलएमओ विद इन 270 डेज। पार्टीज जो ज़रूरत है इंश्योर कराने की इनका डिसीजन जो बेस्ड होगा रिस्क असेसमेंट पे एलएमओ की विच मस्ट बी कैरीड आउट इन अ साइंटिफिकली साउंड तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको किया जाएगा। उसके बाद एक बार पार्टी ने डिसीजन ले लिया इस पर तो इसमें प्रॉपर डिसीजन दिया जाएगा, रिस्क असेसमेंट की प्रॉपर समरी दी जाएगी। ठीक है, और बायो सेफ्टी क्लियर हाउस तक ये पहुँचेगा। एलएमओस फूड और फीड और फॉर प्रोसेसिंग जो दूसरी बात है उसकी अगर हम बात करें तो इस प्रोसीजर के अंदर पार्टीज जो डिसाइड करेंगी अप्रूव करने के लिए वो ऐसे एलएमओस को प्लेस करेंगी ऑन अ मार्केट आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर डिसीजन एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल करी जाएगी किसके माध्यम से, बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस के माध्यम से। इसके बाद अब आता है यहाँ पे नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ये क्या है दोस्तों, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये रीइंफोर्स करा गया नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस पे। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल इस बात को रख रहा था रिस्पॉन्स मेजर्स जो लिए जाएंगे अगर मान लीजिए डैमेज होता है रिजल्टिंग फ्रॉम एलएमओस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अ पार्टी टू द सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ये रिक्वायर करेगी पर्सन को इन कंट्रोल टू द एलएमओ जो भी ऑपरेटर होगा कि वो रिस्पॉन्स मेजर्स देगा या इम्प्लीमेंट करेगा ऐसे मेजर्स को खुद से और रिकवर करेगा कोई भी कॉज जो भी लगती है फ्रॉम द ऑपरेटर। अब आता है नगोया प्रोटोकॉल। देखिए ये प्रोटोकॉल जो है ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे। ये एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी पे। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये एक फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स की जो निकल के आते हैं यूटिलाइजेशन से जेनेटिक
रिसोर्सेज के, इसलिए कंट्रीब्यूट करता है टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। ऑब्लिगेशंस की बात करें तो नगोया प्रोटोकॉल सेट आउट करता है कोर ऑब्लिगेशन उसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का टू टेक मेजर्स इन रिलेशन टू द एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, बेनिफिट शेयरिंग एंड कंप्लायंस को लेके। उसके बाद एक्सेस ऑब्लिगेशंस की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल एक्सेस मेजर्स आर टू क्रिएट लीगल सर्टेनिटी, क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड करना फेयर और नॉन आर्बिट्ररी रूल्स और प्रोसीजर्स को, स्थापित करना क्लियर रूल्स और प्रोसीजर को फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स के लिए, प्रोवाइड करना इशू करना परमिट को फॉर इक्विवेलेंट जब भी परमिट या ऐसी कोई चीज़ जब भी एक्सेस को ग्रांट करा जाए, ऐसी कंडीशंस को बनाना जिससे प्रमोट और इनकरेज करा जाए रिसर्च को जिससे बायोलॉजिकल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ होता है, पे ड्यू रिगार्ड टू केसेस ऑफ प्रेजेंट और इमीडिएट इमरजेंसीज जिससे ह्यूमन, एनिमल या प्लांट हेल्थ को खतरा होता है, कंसिडर करना इंपॉर्टेंस को जेनेटिक रिसोर्सेज के फूड और एग्रीकल्चर के लिए फूड सिक्योरिटी के। उसके बाद यहाँ आता है बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस, तो इसमें है डोमेस्टिक लेवल बेनिफिट शेयरिंग मेजर्स कि ये प्रोवाइड करना फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स की जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से निकलते हैं विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी प्रोवाइडिंग जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके अलावा यूटिलाइजेशन के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑन जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज वेल एज सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन एंड कमर्शलाइजेशन। उसके अलावा शेयरिंग इन सब्जेक्ट टू म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स और बेनिफिट्स मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं जैसे कि रॉयल्टी और शेयरिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट। तो इतना अभी रखते हैं, कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन हम नेक्स्ट में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।